Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe this channel. अगर आपको ये वीडियो लाइक करती है, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, ताकि हमारा डेली मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम डेली आपके लिए इस तरह के एडिटोरियल लाते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ भी इससे हेल्प हो तो ही। चलिए, आज का एडिटोरियल जो हम करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है लिमिटेड शक्कर। लिमिटेड शक्कर क्या चीज़ है ये? लिमिटेड शक्कर। ओके, आज होली है तो सभी को हैप्पी होली। ठीक है, आज हम थोड़ा लेट हो गए, घर पे गेस्ट वगैरह आए थे। अभी जैसे ही मैं फ्री हुआ तो आपके लिए एडिटोरियल डाल रहा हूँ। ठीक है, होली सेफ़ मनाइएगा। ठीक है, और एनिमल्स वगैरह पे आपको कलर वगैरह नहीं घेरने, क्योंकि वो जब अपने आप को लिक करते हैं, चाटते हैं, तो वो केमिकल उनके मुंह में जा सकता है। तो सेफ़ होली खेलनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। जिस बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें और भी कोर्सेज हम डालते रहते हैं। फ्री पीडीएफ सेक्शंस में आप जाइए, स्टडी मटेरियल के, वहाँ मार्च एडिटोरियल पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से इसे रीड करिए। देखिए, आप फिर रीड करके आपको ये समझ आता है नहीं तो फिर रीड करिए और फिर हमारे यहाँ पे पढ़िए आके। चलिए, किस पर बेस है ये एडिटोरियल, हम स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से। लिमिटेड शक्कर मतलब, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं फिर से, ये किस पर बेस है। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन जैसे हुआ था कई लोगों ने लोन लिए हुए थे बैंक से। किसी ने घर बनाने के लिए, किसी ने किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लिए थे। कईयों पे क्रेडिट कार्ड थे। तो जब तक वो जॉब कर रहे थे तब तक वो पेमेंट भर रहे थे, ईएमआई भर रहे थे। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सब प्राइवेट जिसकी भी जॉब थी वो सब घर पर बैठ गए। तो अब क्या कहते हैं, वो लोन कैसे चुकाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, मोरेटोरियम दे दिया था। मोरेटोरियम का मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई भी एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए रोक देना, कुछ टाइम के लिए, कि अब आपको इसकी पेमेंट इतने टाइम के लिए नहीं करनी। जैसे 6 मंथ्स तक की दे दिया था मोरेटोरियम, आरबीआई के गवर्नर ने साइन करके अपना, कि 6 मंथ तक आपको ईएमआई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना रिलैक्स दे दिया था। पर इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम इंटरेस्ट बराबर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे आप पर, बस आपका लेट फीस नहीं लगेगी, बाकी इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर जिसने भी लोन लिए हैं उन पर लगेगा, 2 करोड़ से नीचे वालों पे नहीं लगेगा। इस तरह कुछ बात बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गवर्नमेंट का साफ साफ रद्द कर दिया। कह दिया कि आपको ये नहीं 2 करोड़ से जिसने नीचे लोन लिए हैं उसी का माफ़ करोगे आप इंटरेस्ट, आप सभी का माफ़ करोगे। ठीक है, चाहे आपको इसका खर्चा ये बैंक वाले उठाएं, चाहे आप उठाओ, वो आप देखो। ठीक है, तो इस पर बेस है ये एडिटोरियल, काफ़ी इकोनॉमी से रिलेटेड है। रीड करते हैं, जल्दी से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो इस पर, ताकि नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे आपको। शक्कर, एक दो कैब आ गई यहाँ पर, जल्दी से देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। शक्कर क्या होता है बताइए? किसी की भी हेल्प करना, सिंपैथी देना। जो भी कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसकी हेल्प करना। सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज़ सफरिंग और हैज़ सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो किसी की भी हेल्प करना, बट लिमिटेड है ये। तो बड़ी लिमिटेड हेल्प की है, तो ये कह रहे हैं बड़ी लिमिटेड सिंपैथी दिखाई है। किस पर बेस है एडिटोरियल ये? ऑन क्राइसिस फेसिंग बोरोअर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जो भी क्राइसिस फेस करने को मिला है, प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, बोरोअर्स कौन होते हैं? जो उधार लेते हैं, लेंडर जो उधार देते हैं पेंडेमिक के दौरान, जो भी उनको प्रॉब्लम फेस करने मिली, इस पर बेस है, जिन्होंने भी पैसे उधार लिए हैं बैंक से। पॉलिसी मेकर्स, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, आरबीआई के जैसे सेंट्रल बैंक बनाता है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर गवर्नर्स ही बनाते हैं। ठीक है, शुड मिटिगेट, पॉलिसी मेकर शुड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, किसी चीज़ को कम कर देना, कोई बुरी सिचुएशन को कम कर देना। शुड मिटिगेट द क्राइसिस, क्राइसिस जो भी है ये उसे कम करना चाहिए, लोगों की ये जो प्रॉब्लम है उसे कम करना चाहिए। फेसिंग बोरोअर्स, क्राइसिस जो भी फेस कर रहे हैं बोरोअर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो कह रहे हैं पॉलिसी मेकर शुड मिटिगेट द क्राइसिस फेसिंग बोरोअर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जो भी पेंडेमिक के दौरान बोरोअर्स उधार लिए जिन्होंने पैसे, उन्होंने जो भी मुसीबतें सही हैं उनको कम करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, यानी बढ़ाना चाहिए। तो ये लिमिटेड ही की है हेल्प, ये बस माफ़ कर दी, इंटरेस्ट पूरा लगा रहे हैं। आगे रीड करना है, जब ये कह रहे हैं लिमिटेड शक्कर, बहुत कम हेल्प की है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन अ बैच ऑफ पेटिशंस, ऑन अ बैच ऑफ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थिंग्स डील्ड विद एट द सेम टाइम। बहुत सारी चीज़ें आपके पास एकदम से आ गई। ठीक है, जैसे कहूँ द जज हैज़ गोट अ होल बैच ऑफ एप्लीकेशन टू रीड थ्रू। ठीक है, किसी एकदम से आपके पास कोई एप्लीकेशन आ गई, एक साथ से एकदम से टेस्ट आ गए चेक करने के लिए, तो उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स।
जिनके साथ डील करना है आपको। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन अ बैच ऑफ पिटीशन, बहुत ज़्यादा पिटीशंस आ गई। पिटीशन कौन दायर करता है? कोई भी पिटीशन होती क्या है? व्हाट इज़ पिटीशन? मतलब कोई भी आप कोर्ट पर याचिका डालते हो कि कोर्ट लेगा अब इसके ऊपर फैसला। कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हो, कोर्ट में याचिका डालते हो, चाहे कोई क्रिमिनल है वो पिटीशन डालता है कि मेरे को छोड़ दिया जाए, कोई बात रखता है अपने आगे। तो बहुत सारी पिटीशन आ गई है, किनके? लोगों ने डाली है कि हमारे लोन माफ़ नहीं हो रहे, ये हो रहा है, ऊपर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, मोरेटोरियम बढ़ा दो। इस तरह की पिटीशंस बहुत सारी आई हैं कोर्ट के पास कि मोरेटोरियम का जो समय है वो और बढ़ा दिया जाए। जो ये गवर्नमेंट ने फैसला किया 2 करोड़ से कम वालों पे तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बाकी ऊपर जिसने लोन लिया उस पर लगेगा। ये सारे फैसले हटाए जाए। बहुत सी पिटीशंस कोर्ट पे आ गई है, रिक्वेस्ट की है कोर्ट लोगों ने। सीकिंग, जो ये पिटीशन आई है वो क्या प्रयास कर रहे हैं? सीकिंग का मतलब टू ट्राई टू अचीव समथिंग। तो सीकिंग वेवर, वेवर का मीनिंग क्या होता है? छूट। एन एग्रीमेंट दैट यू डोंट हैव टू पे समथिंग, अब आपको कुछ भरना, छूट मिल जाएगी, कुछ आपको पेमेंट लिया है तो वो भरनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीकिंग, क्या प्रयास कर रही हैं पिटीशंस? ऑफ ऑल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पेंडेमिक स्पेसिफिक मोरेटोरियम। इन सभी पिटीशन ने यह प्रयास किया कि जितना भी इंटरेस्ट पेंडेमिक स्पेसिफिक मोरेटोरियम के पीरियड पे लगा था, उन 6 मंथ में, मार्च से अगस्त तक की मिली थी ये छूट, ठीक है, जितना भी लगा था उससे छूट मिल जाए। रिलीफ फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फॉर ऑल बोरोवर्स विदाउट डिस्टिंक्शन। तो कह रहे हैं रिलीफ मिल जाए उस कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है, उस पीरियड के लिए जब मिली थी। फॉर ऑल बोरोवर्स, सभी बोरोवर जिसने भी उधार लिया है उन सभी पर, विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सिमिलर, किसी चीज़ में अंतर। तो देखो, सभी उधार लेने वालों को बिना किसी डिस्टिंक्शन के रिलीफ मिल जाए, मतलब सभी कैटेगरी के। गवर्नमेंट ने कुछ 8 कैटेगरी भी बनाई हैं कि इस कैटेगरी वालों का माफ़ होगा, मतलब जिसने एजुकेशन पे लोन लिया या क्रेडिट कार्ड वाले हैं उनका माफ़ होगा। और क्या लिमिट बना दिया? 2 करोड़ से नीचे नीचे जिसने लोन लिया है उसका माफ़ होगा, जिसने ऊपर लिया है उसका माफ़ नहीं होगा। तो इस तरह की डिस्टिंक्शन जो भी बना रखे हैं विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब है भेदभाव, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर थिंग। तो कह रहे हैं बिना किसी डिस्टिंक्शन के सबका माफ़ कर दिया जाए। इस तरह की पिटीशन आई है। और एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है इन पर, पिटीशन पर, ठीक है, जिसने रिलीफ दे दिया है, किस पे, किस चीज़ पे रिलीफ दे दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी लग रहा था, और बिना किसी डिफरेंस के। और एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड इटसेल्फ, और मोरेटोरियम का बढ़ाना, ये जो समय है उसे थोड़ा बढ़ाना, ये अपने आप में एक फेयर वर्डिक्ट है। फेयर का मतलब राइट, रीजनेबल, वर्डिक्ट मतलब फैसला, रूलिंग। द कोर्ट हैज सोट, कोर्ट ने प्रयास किया। सोट का मतलब वो टू ट्राई टू गेट समथिंग, कोई आप काम कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए। हैज सोट टू लिमिट द स्कोप ऑफ इट्स जुडिकल इंटरवेंशन, कि वैसे कह रहे हैं कोर्ट ने प्रयास तो यही किया। लिमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम कर देना, टू कंट्रोल समथिंग, कोई बढ़ रही है कोई घट रही है उसे कंट्रोल में ले आना। द स्कोप ऑफ, स्कोप ऑफ का मतलब है अपना दायरा, एरिया, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्शन, फॉर ऑफ इट्स जुरिडिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब बीच में दखल अंदाजी, मीडिएशन, एर्बिट्रेशन, कुछ भी कह सकते हो, इंटरफेरेंस। टू द क्वेश्चंस ऑफ, तो कह रहे हैं कोर्ट ने साफ साफ ये प्रयास किया है कि वो अपने दायरे को कंट्रोल कर ले, कि वो बीच में दखल अंदाजी ना करे। टू द क्वेश्चंस ऑफ, ये क्वेश्चंस कर कर, क्या क्वेश्चन करें कोर्ट ने? तो उसने थोड़ा थोड़ा अपने आप को पीछे हटने की भी कोशिश की है। ये जो अपना दायरा है उसे लिमिटेड, की हमारा बीच में इंटरवेंशन तो नहीं हो रहा बिना बात का, कि हम बीच में बिना बात के दखल अंदाजी तो नहीं कर रहे। देश की इकोनॉमी किसके हाथ में है? या तो गवर्नमेंट के हाथ में है या बैंक्स के हाथ में है। हम बीच में दखल अंदाजी तो नहीं कर रहे। प्रयास किया है कि अपना स्कोप, अपना दायरा थोड़ा कम कर लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जो फेवर में हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के या फिर आरबीआई के, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछकर अपना दायरा सीमित कर लिया है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं कोर्ट ने, ठीक है, कि पहले ये क्वेश्चन पूछने चाहिए तब कोई फैसला सुनाना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं देखो। क्या वेदर, कोई लॉ हैव बीन वायलेटेड, क्या कोई लॉ तोड़ा गया है? ये फैसला सुनाया है जो आरबीआई ने कि मतलब हम तो ब्याज लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे 2 करोड़ से ऊपर वालों का। एंड वेदर एनी एक्शन, और कोई भी एक्शन दैट बैंक्स मे हैव टेकन, जो भी शायद बैंक ने लिया है अंडर द पॉलिसी गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्या कोई भी एक्शन जो बैंक ने शायद लिया है, क्या वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर आता है? कि गवर्नमेंट की तो मिली भगत नहीं है,
एंड सेंट्रल बैंक लाइकली, और क्या सेंट्रल बैंक ने पॉसिबली क्या किया है, संभवतः वॉयलेटेड एनी राइट्स ऑफ द पेटिशनर्स, और क्या क्या कह रहे हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ही है ना ये, हाँ, सेंट्रल बैंक ने क्या संभवतः किसी भी पेटिशनर जिसने भी ये पेटिशंस डाली हैं कोर्ट के पास कि हमारी सुनो, क्या कोई राइट उनका वायलेट किया गया है, उल्लंघन किया गया, क्या उनकी राइट्स जो भी हैं उनके इंटरेस्ट देने के इस डेट को हम दे सकते हैं, क्या उनके राइट्स का उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के अपने आप के जो स्कोप है, अपना दायरा है, उसे थोड़ा लिमिट भी किया है कि हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई की भी तो सुने, कहीं हमारे पे ये इल्ज़ाम ना लग जाए दखल अंदाजी कर रहा है कोर्ट देश की इकोनॉमी की पॉलिसीज़ में। ऑब्जर्विंग डैट, ये सब ऑब्जर्व करते हुए विजडम एंड एडवाइजेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर ऑर्डिनरी नॉट अमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। कह रहे हैं ये ऑब्जर्व करते हुए क्या कहा, ऑब्जर्विंग डैट विजडम एंड एडवाइजेबिलिटी। विजडम का मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस होता है विजडम का मीनिंग। देखना पड़िए, इसे ढंग से समझाएंगे आपको, ढंग से समझिए कि आपने क्या रीड किया और अब यहाँ क्या है, पहले पढ़ लीजिएगा फिर अब मेरे से पढ़ सकते हैं, दोबारा रीड कर सकते हैं, देखो अच्छे से समझ आएगा। विजडम का मतलब होता है इंटेलिजेंस, एडवाइजेबिलिटी का होता है वही सेंसिबिलिटी, ठीक है, आप कोई एडवाइस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, ये आपकी एडवाइजेबिलिटी की एक तरह से क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, विशेषता है, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एडवाइजेबल। तो कह रहे हैं इस ये देखते हुए कि कोई भी नॉलेज होना किसी चीज़ की, विजडम होना, इंटेलिजेंस होना और एडवाइस करने की जो भी उनकी करेक्टरिस्टिक होना इकोनॉमिक पॉलिसी के आर ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली का मतलब जनरली, नॉट स्पेसिफिकली, किसी किसी के लिए भी नहीं, जनरली ज़्यादातर सामान्य, नॉट एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता। एमिनेबल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सजेशन, विलिंग टू एक्सेप्ट। ही, जैसे मैं बोलूँ ही वॉज एमिनेबल टू सजेशन एंड रियली वर्कड हार्ड, वो हर सजेशन को सुनता है, एक्सेप्ट करता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब उससे प्रभावित हो जाता है। तो कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू से ये प्रभावित नहीं हो सकती, ये जो इकोनॉमिक की पॉलिसी से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। कह रहे हैं विजडम इंटेलिजेंस दिखाना, अपनी कोई भी एडवाइस देना, ये इकोनॉमिक पॉलिसी के रूल्स में जनरली ये क्या है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। एमिनेबल के साथ जो प्रीपोजिशंस लगती है वो टू लगती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमिनेबल टू। तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता। रिव्यू का मतलब होता है आप कोई भी एग्जामिन करके, कंसीडर कर रहे हो, कोई चीज़ रिव्यू कर रहे हो, दोबारा उसके बारे में फैसला सुना रहे हो, तो ये कह रहे हैं नॉट एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये कोर्ट ने साफ साफ किया, हम अपनी इंटेलिजेंस इन मामलों में नहीं दे सकते, जुडिशियल रिव्यू का इतना मामला नहीं है, ये बात भी बोली कोर्ट ने, ठीक है। तो ये सब बोलते हुए, ये सब ऑब्जर्व करते हुए बेंच ने क्या कर दिया, पार्टिसिपल है ये, द बेंच डिनाइड, डिनाई का मतलब साफ साफ कह देना ये ट्रू नहीं है, डिनाई मना कर देना, ऑल सारी पिटीशन को डिनाई कर दिया, बट वन ऑफ द पिटिशनर्स, पर किसको छोड़ के, बट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन होती है ये एक, वन ऑफ द पिटिशनर, किसी मतलब कई पिटिशनर्स थे, उनमें से एक को छोड़कर सारों को डिनाई कर दिया, जितनी भी पिटिशनर की प्लीज थी, वन ऑफ द पिटिशनर प्लीज, उसको छोड़कर, जो भी प्ली करी, प्ली का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टेटमेंट मेड बाय समवन इन अ कोर्ट, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो कह रहे हैं सारी की सारी जितनी भी पिटिशनर्स की प्ली आई थी, कई लोगों ने डाली थी, हमारा माफ़ कर दो, ये बढ़ा दो, ये कर दो, सारे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सबकी डिनाई कर दी, एक को छोड़कर। उसमें क्या था ऐसा, देखते हैं, क्योंकि बाकी सारी तो रूल्स के अकॉर्डिंग काम हुआ है सारा, चाहे गवर्नमेंट ने किया है चाहे बैंक ने किया है, तो सारी पिटीशन टोटली डिनाई कर दी कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। पर जैसे ही कोई फंडामेंटल राइट की बात आती है या इधर उधर कुछ भी पार्शियलिटी की बात आती है, तो कोर्ट कुछ कर सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इट हेल्ड दैट, तो एक जो है सारी डिनाई करके एक को रख लिया, इट हेल्ड, होल्ड की ये सेकंड फॉर्म है, इट हेल्ड, होल्ड का मतलब यही होता है सपोर्ट करना। तो इसने क्या मतलब, ये जो प्ली है इसमें क्या है, इस प्ली में उसने क्या होल्ड किया, क्या डिसीजन दिया है, डेट द गवर्नमेंट डिसीजन टू लिमिट द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू लोन। तो कह रहे हैं ये जो कई सारी प्ली थी सबको डिनाई कर दिया, पर एक को इन्होंने होल्ड किया है। क्या होल्ड किया, इट होल्ड डेट, होल्ड का मतलब कोई फैसला सुनाना भी होता है, ठीक है, इट होल्ड डेट, इसमें सपोर्ट करना होता है किसी चीज़ को। क्या सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना, टू लिमिट, लिमिट का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल कर देना, कम कर देना, किसी की चीज़ को कंट्रोल में ले आना, द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू लोन अंडर 2 करोड़,
क्या लिमिट कर रहा है? डिसीजन टू लिमिट, लिमिट को एक बार छोड़ दो, इधर पढ़ो ये टू लिमिट, क्या लिमिट किया वो बाद की बात है। टू लिमिट द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटू लोन अंडर 2 करोड़, जो छूट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लोन को, जो 2 करोड़ के लोगों को, 2 करोड़ से कम जिसने लोन लिए हैं टोटल, चाहे किसी भी चीज़ में मिला के लिए हों, उन्हीं को छूट मिलेगी। इस चीज़ को लिमिट कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब 2 करोड़ तक लिमिट करना, 2 करोड़ तक की लिमिट कर देना, ये अब लिमिट। ऐसे पढ़ो, यूँ नहीं समझ आएगा कभी भी ये क्या लिख रखा है। गवर्नमेंट का डिसीजन, क्या डिसीजन? लिमिट कर देना। क्या लिमिट कर देना? ये रहा ऑब्जेक्ट, लिमिट द वेवर, लिमिट वट, छूट दे देना सिर्फ 2 करोड़ तक के लोन की। वाज, ये जो डिसीजन है ना गवर्नमेंट का, ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है, ये होल्ड था उस प्ली में, ठीक है। वाज एर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी, एर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव कर रखा हो जिसमें। एर्बिट्रेरी का मतलब नॉट रीजनेबल और प्लान्ड, किसी को भी चुन लिया आपने, नॉट रीजनेबल, एर्बिट्रेरी। डिस्क्रिमिनेटरी का तो मतलब बताइए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी अनफेयर, ठीक है। तो जिसमें ना कोई प्लानिंग है ना कोई रीज़न है, ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी मान लिया गवर्नमेंट ने, क्या ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी आपकी बात हमारे बस से बाहर है कि 2 करोड़ तक का हम क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 2 करोड़ से ऊपर जिसने लोन लिया उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, सब पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ये फालतू की बात है, ये अपने मतलब ये प्लान बनाने छोड़ दो, इसे हम नहीं मानते, ये बिल्कुल ही गलत बात है। सारी बातें तुम्हारी ठीक है, तुमने कोई रूल वायलेट नहीं किया, अपनी पॉलिसी बनाते हो, ये गलत है। और साफ साफ डायरेक्ट कर दिया, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज़ हो रहा है ये, इट होल्ड मतलब कोई फैसला सुनाना होता है, होल्ड का मतलब ये जो यूज़ हुआ था। और क्या क्या डायरेक्ट कर दिया, इट के बाद ये वर्ब, क्या डायरेक्ट कर दिया, क्या रूल सुना दिया? रिफंड करो भाई सभी का जिनका भी पैसा लिया, एंड रिफंड ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट लेविड। लेविड का मतलब क्या होता है बताइए? लेविड का मतलब अमाउंट ऑफ मनी सच एज टैक्स दैट यू हैव टू पे टू अ गवर्नमेंट, चार्ज कह लो, इम्पोज कह लो, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट क्या कहते हैं अमाउंट आप पे टैक्स के रूप में लेती है, जो भी आपको, ठीक है, देना है, वो होता है लेविड। तो ये कह रहे हैं क्या डायरेक्ट कर दिया, रिफंड कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी तुमने लगाया है, इम्पोज किया, चार्ज किया ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। तो ये कह रहे हैं जो भी आपने पैसा भी लगाया है कि ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, इन पे लेंगे, जिसने भर दिया उसका रिफ़ंड कर दो, बाकियों पे लो मत, ये सब कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो भी आपने रिफ़ंड करना ही पड़ेगा, जिनका भी आपने 2 करोड़ के ऊपर वालों का ऐसे जो भी लिया है आपने अमाउंट, या जिनका बचा है साफ साफ रिफ़ंड कर दो, मोरेटोरियम पीरियड में आप उनसे कोई CI नहीं लोगे। तो ये फैसला सुना दिया कोर्ट ने, ठीक है, कि आप 2 करोड़ से नीचे वालों को ले रहे हो, ऊपर वालों को ले रहे हो, कोई बात नहीं बनी। द कोर्ट जस्टली, जस्टली का मतलब इन अ फेयर वे, ठीक है, जो सही तरीका हो, मॉरली भी सही हो। द कोर्ट जस्टली फ्लैग्ड द, फ्लैग्ड का मतलब क्या होता है? फ्लैग का मतलब मार्क करना, किसी चीज़ को मार्क करना कि अटेंशन मिले पब्लिक की। तो जस्टली फ्लैग्ड द एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मतलब बेढंगापन, अनरीजनेबल ऑफ लेविंग, लेविंग का मतलब अभी किसी पे चार्ज लगा देना, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी कैटेगरी ऑफ लोन्स। तो कह रहे हैं कोर्ट का ये बिल्कुल ही सही तरीके से मार्क किया बेढंगापन किसका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देना किसी भी कैटेगरी ऑफ लोन्स पे, किसी भी कैटेगरी ऑफ लोन्स पे ये लगा देना, ये बिल्कुल ही एक तरह से कोर्ट ने बिल्कुल ही इसे बेढंगापन ठहराया, अनरीजनेबल ठहरा दिया है। किसी भी कैटेगरी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम इस 8 कैटेगरी को छोड़ देंगे, इसमें कई आ जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड वालों को माफ़ कर देंगे, एजुकेशन वालों को कर देंगे, बाकियों का नहीं करेंगे, 2 करोड़ से ऊपर वालों का नहीं करेंगे। तो सारी कैटेगरी पे मतलब लोन लगाना, किसी कैटेगरी पे ना लगाना, ये सब बेढंगापन है। तो कोर्ट ने साफ साफ इसे मार्क किया, पब्लिक का मतलब फ्लैग का मतलब किसी चीज़ को मार्क करना और अलग रख देना, ठीक है। सिंस क्यों, बिकॉज, सिंस का मतलब है बिकॉज, बाय इट्स वेरी नेचर, बाय इट्स वेरी नेचर मतलब वेरी नेचर का मीनिंग पढ़ना, इस लाइन को ढंग से समझना, अभी पूरे आखिरी तक दोबारा समझाऊंगा तभी समझ आएगी। वेरी नेचर का मीनिंग क्या होता है? बाय डेफिनेशन, सेम करेक्टरिस्टिक, कोई भी चीज़ है उसकी सेम करेक्टरिस्टिक है, तो वो कहते हैं बाय इट्स वेरी नेचर, जो उसकी शुरू से करेक्टरिस्टिक है, बाय उसकी जो मेन डेफिनेशन है। कह रहे हैं क्योंकि किसी भी लोन की बाय इट्स वेरी नेचर, इट्स किसके लिए? लोन की जो डेफिनेशन है, इट वाज ए पीनल इंटरेस्ट, ठीक है, पढ़िए, बाय इट्स वेरी नेचर इट वाज ए पीनल इंटरेस्ट इंटेंडेड। इट्स वेरी नेचर का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज हो रहा है, वो आगे हम देख लेंगे। बाय इट्स वेरी नेचर इट वाज ए पीनल इंटरेस्ट, हाँ, पीनल इंटरेस्ट इंटेंडेड, इंटेंडेड टू इम्पोज, इंटेंडेड टू का मतलब क्या होता है? इंटेंडेड टू
ठीक है, प्लान करना किसी चीज़ को करने का। इम्पोज का मतलब किसी पे थोपना, पैसे वगैरह थोप देना कि आपको तो भरने पड़ेंगे। इम्पोज ए कॉस्ट ऑन विलफुल और डेलिब्रेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं किसी पे भी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हो ना तुम, किसी भी कैटेगरी पे लगा रहे हो, इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, ये एक तरह का पीनल इंटरेस्ट है। पीनल इंटरेस्ट मतलब अगर आपने पैसे नहीं भरे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। एक तरह का पीनल इंटरेस्ट है जो किस तरीके से, किस प्लानिंग से लगाया जाता है, टू इम्पोज ए कॉस्ट ऑन, ये एक तरह की कीमत उस आदमी को भरनी पड़ती है जो अपने विलफुल तरीके से, अपना खुद चाहकर, और एक डेलिब्रेट डिफ़ॉल्ट करता है। डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है? इंटेंशनली, प्लान्ड, जो सोचा समझा डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब पैसे ना देना, फेल टू डू समथिंग सच एज ए पे या डेप्ट, कोई पैसे ना भर पाना और डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वाइल ए बोरोअर डिसीजन टू डेफर रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देखो पूरा पढ़ो इसको, कह रहे हैं तो बिल्कुल ही इसने, कोर्ट ने इसका बेढंगापन ठहराया। क्यों ठहराया? कह रहे हैं क्योंकि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि ये उस आदमी पर लगाया जाता है तो जान करके डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है, उस पर ये पेनल्टी लगाई जाती है, तो जान करके लेट करता है। जबकि ब्रो ये जो लोन थे ये जान करके नहीं लेट भरे गए, ये तो कोर्ट ने खुद मतलब ये एक तरह की एडवांटेज दी गई थी पब्लिक को पेंडेमिक में। क्या एडवांटेज दी थी? कि आपको ये मोरेटोरियम मिल गया है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि 6 मंथ तक आपको पैसा नहीं भरना, नहीं भरना तो नहीं भरना, तो उस पर इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हो? तो कंपाउंड, कोर्ट ने कितनी अच्छी बात कही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तब लगाया जाता है जब कोई जान करके पैसे ना भरे। पर ये तो आपने उनको छूट दी है, अब तो उनकी मर्जी है वो ना भरें, तो ये एक तरह से अनरीजनेबल बात है। वाइल ए ब्रोअर डिसीजन टू डेफर, डेफर का मतलब पोस्टपोन, ठीक है, प्रोकास्टिनेट भी कहते हैं जिसे। पोस्टपोन रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब आपने कोई पैसा लिया उसे वापस भरना है, टू पेड बैक। रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय अवेलिंग ऑफ द मोरेटोरियम कुड नॉट बी कंसीडर्ड विलफुल डिफॉल्ट बाय एनी स्ट्रेच। देख लो, अब रीड कर लो इसे, जो भी ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, जबकि ये ब्रोअर का डिसीजन कि रीपेमेंट को पोस्टपोन करते रहना ऑफ इंस्टॉलमेंट को इसकी बाय अवेलिंग, अवेल का मतलब एडवांटेज ऑफ द मोरेटोरियम, जो मोरेटोरियम का एक तरह से एडवांटेज है, बेनिफिट है, इसे किसी भी तरीके से विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं समझा जा सकता बाय एनी स्ट्रेच। बाय एनी स्ट्रेच, बाय एनी स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है बताइए? that are not possible or correct, this could not be by any stretch seen as a victory। ये जो मैच है किसी तरह से भी एक विक्ट्री नहीं देखा जा सकता है, तो बराबर सही लग रहा है, ठीक है। that are not possible और करेक्ट, किसी भी तरीके से सही नहीं है, किसी भी तरीके से विलफुल डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि एक तो एक तरह का एडवांटेज दिया है, ये तो मोरेटोरियम का एडवांटेज है, इसे नहीं समझना चाहिए विलफुल डिफॉल्ट। ये एक विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, मतलब अपनी इच्छा से किया गया डिफॉल्ट नहीं है, तो आपने खुद 6 मंथ का उनको टाइम दिया है। तो ये लाइन ये बता रही थी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो उन पे लगना चाहिए जो विलफुल हो। दिस पार्ट ऑफ द रूलिंग वुड श्योरली कम एज ए वेलकम रिलीफ। तो ये जो पार्ट है जो फैसले का, वुड श्योरली, ये किस तरह से पक्का सामने आएगा, एक वेलकम रिलीफ है टू द बोरोअर्स अक्रॉस कैटेगरीज एंड लोन साइज। उन सभी बोरोअर्स पे जिन्होंने पैसे लिए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं और किसी भी लोन साइज, मतलब 2 करोड़ से चाहे ऊपर के हैं चाहे नीचे के हैं, हर साइज के लिए एक रिलीफ है। और चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोन है, चाहे इंडस्ट्री खोलने के लिए लिया है, चाहे एजुकेशन के लिए लिया है, हर एक के लिए एक रिलीफ है ये रूलिंग, ये जो भी फैसला आया है। वाइल एडिंग ए रिलेटिवली स्मॉलर बर्डन एस्टिमेटेड एट अबाउट 7,500 करोड़ ऑन लैंडर्स। कह रहे हैं पर इस बात ने, जैसे गवर्नमेंट ने पहले 6500 करोड़ का मतलब कुछ रखा था बजट, किन के लिए? उनके लिए जो 2 करोड़ तक का, मतलब इतना तो सहा है गवर्नमेंट ने। क्या सहा है? कि 2 करोड़ तक का तो हम माफ़ कर देंगे, इतने के लिए हमने ये बजट है। पर इन सब रूलिंग ने एक 7500 करोड़ का एडिशनल बजट और बढ़ा दिया। टोटल मतलब अब लगभग, मैं कह रहा हूँ 14,000 करोड़ का बजट हो गया अब लगभग, कि इतने रुपए सरकार के पास होने चाहिए लोगों को माफ़ करने के लिए, तो क्या, या बैंक में डालने के लिए, बैंक वाले भरें या गवर्नमेंट भरे, इतने का लगभग इतने का बजट रिफ़ंड करना है, किसी का पैसा किसी का माफ़ करना है, तो इतना बजट और ऐड हो गया ऑन लैंडर्स। लैंडर्स मतलब जिन्होंने उधार दिए, या फिर सेंटर पे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या तो बैंक पे, या किस पे, सेंटर पे। अगर सेंटर पे कब इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड टू फुट द बिल, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे पेमेंट, फुट द बिल का मतलब पे द बिल। एंड स्पेयर डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ये डिसाइड्स एंड स्पेयर, ये सारा किसके लिए यूज़ हो रहा है? टू के बाद जो ये लगा हुआ है इसके लिए। गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू फुट पे द बिल, और टू के बाद V1 लगी हुई है टू स्पेयर।
स्पेयर के कई मीनिंग होते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक स्पेयर टायर और की है, मतलब एक्स्ट्रा पड़ी है। स्पेयर टाइम भी होता है जो खाली टाइम होता है वर्क करने से अलग। एक स्पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ब है स्पेयर, बताइए क्या मीनिंग है यहाँ स्पेयर का। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम हैविंग एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब किसी को कुछ बहुत ही गंदा अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस करने से बचाना, स्पेयर करना, बचा लेना, ठीक है। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। किनको बचा लेना, स्पेयर बैंक्स द कोस्ट, हुम और व्हाट, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं बोलूँ ही गेव मी अ पेन, तो कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया कि बिल वो पे करेंगी और बैंक को बचा लेंगी, ठीक है, किससे, इस कीमत नाम की अनप्लीजेंट चीज़ से। ये जो भी कीमत कहीं बैंक पे ना आ जाए, सारा भरना किसको कॉस्ट पड़ जाए, बैंक को ना भरनी पड़ जाए। तो कह रहे हैं अगर जो भी है या तो लेंडर्स पे आएगी ये 7500 करोड़ के बजट की मार, या फिर सेंटर पे अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि हम पे करेंगे और बैंक को बचा लेती है इस कीमत से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब पता नहीं गवर्नमेंट खुद भरेगी या बैंक को करेगी। ऑन द अदर हैंड, या मर्ज करना पड़ेगा, ये जब भी तो मर्ज का सिस्टम आ रहा है कि मर्ज करो भाई बैंक को, बहुत हो गया, ठीक है, हम नहीं इतने कॉस्ट, कोई ना कोई तिकड़म लगा ही देते हैं। ऑन द अदर हैंड द कोर्ट अपीयर्स टू हैव टेकन ए लिटरल व्यू ऑफ वेदर द, तो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड कोर्ट ऐसा लग रहा है कि टेकन ए लिटरल व्यू, एक लिटरल व्यू ले चुका है। लिटरल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है लिटरल मीनिंग, बेसिक मीनिंग। जैसे उनको टेलीविज़न का लिटरल मीनिंग क्या है, सीइंग फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से देखना, टेली का मतलब दूर, विजन का मतलब देखना, ये लिटरल मीनिंग हो गया, बेसिक मीनिंग, रियल मीनिंग। एक होता है लेटरल व्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा जाए सेपरेटली, ठीक है, डील विद ईच वर्ड सेपरेटली, ठीक है, जनरली ना देखा जाए, अलग अलग देखा जाए सबको। तो कह रहे हैं लिटरल व्यू ले चुका है, लिटरल इंटरप्रिटेशन कर चुका है, ऐसा लग रहा है कोर्ट, ऑफ वेदर द NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2005 में बनाया गया था कि कोई भी पेंडेमिक आता है तो किस तरह से सरकार पॉलिसी बनाती है लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो एक लिटरल व्यू ले चुका है हर एक पार्ट का, मीनिंग का, किस मीनिंग का, क्या, वेदर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है, प्रोविजन का मतलब कोई भी रूल जो बनाए गए हैं, वर कॉन्ट्राविंड बाय द अथॉरिटीज़, कि कोई भी जो प्रोविजन, प्रावधान, रूल, रेगुलेशन बनाए गए हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स के द्वारा, वर कॉन्ट्राविंड, कॉन्ट्राविंड का मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक अ लॉ, ठीक है, और फॉलो ना करना किसी लॉ को, ब्रेक कर देना, ठीक है। कॉन्ट्राविंड बाय अथॉरिटीज़, क्या कोई भी जो NDMA के द्वारा रूल बनाए गए हैं वो किसी अथॉरिटी के द्वारा ब्रेक किए गए हैं, मतलब NDMA कहती है लोगों की मदद करो, क्या ये अथॉरिटीज़ ने इनका अपोजिट किया है कुछ भी, तो इसका लिटरल व्यू लिया है, एक एक बात को इसको देखा है। अथॉरिटीज़ के रिस्पॉन्स, कॉन्ट्राविंड बाय अथॉरिटीज रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक, फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो ये जो भी इकोनॉमिक का अनप्लीजेंट रिजल्ट आया पैंडेमिक के कारण, ठीक है, तो ये इसमें जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है अथॉरिटी ने रिस्पॉन्स लिया है। अथॉरिटीज़ कौन है, जो भी सेंट्रल बैंक के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, चाहे गवर्नर हैं, चाहे डिप्टी गवर्नर हैं, चाहे गवर्नमेंट है, जो भी है। तो कह रहे हैं क्या ये जो NDM के प्रोविजंस हैं उनसे मेल खा रहे हैं, या उनसे उनको मतलब जो भी उनके प्रोविजंस हैं वो तोड़े तो नहीं गए, ब्रेक लॉ बाय अथॉरिटीज़, ठीक है, एज रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्राविंड बाय द अथॉरिटी का जो रिस्पॉन्स है, ये इस रिस्पॉन्स ने कहीं इनके प्रोविजंस का उल्लंघन तो नहीं किया, यूँ कह रहे हैं। टू द इकोनॉमिक, कौन सा रिस्पॉन्स, जो भी इकोनॉमिक का फॉल आउट हुआ है, रिजल्ट, अनप्लीजेंट रिजल्ट आया पैंडेमिक के कारण, विच इट एक्नॉलेज, इस पेंडेमिक को एक्नॉलेज का मतलब मानना, टू एक्सेप्ट एज अ ट्रू, जिसे एक तरह से डिजास्टर ही माना गया है ड्यू टू बायोलॉजिकल इमरजेंसी, क्योंकि इससे बायोलॉजिकल इमरजेंसीज हुई हैं। बायोलॉजिकल इमरजेंसी तो है एक तरह से, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इतने सारे हॉस्पिटल बनाने हैं, लोगों का इलाज करना है, हेल्थ का इशू आ गया, पैसे का इशू आ गया, तो एक तरह से इमरजेंसी है, डिजास्टर के बराबर ही माना है। वाइल द सेंटर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्ग्यूमेंट्स, कह रहे हैं जबकि सेंट्रल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी इन्होंने तथ्य बोले हैं, जो भी बातें कही हैं, डेट एनी अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द मोरेटोरियम, कि जिससे आप मोरेटोरियम के पीरियड को बढ़ाते हो, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट करते हो, और वाइडन का मतलब क्या होता है, किसी की लेंथ को बढ़ा देना, वाइडन करते हो, ये जो छूट हमने दी है इसको और ज़्यादा आप बढ़ाते हो, टू इंक्लूड रेगुलर इंटरेस्ट, जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट जो लगता है इंटरेस्ट तो लगता ही है, रेगुलर लगता आ रहा है, इसमें ये भी आ जाता है छूट में, ये सब कमज़ोर कर देगा। वुड अंडरमाइन ओवरऑल स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इससे क्या हो जाएगा,
कमज़ोर बना देगा ये ओवरऑल जितनी भी स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल सिस्टम में, आर अनडिनाइबली जर्मेन। तो ये जो कह रहे हैं जो भी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये आ रहा है, अभी तो ये डेट इन सब के लिए यूज़ हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये अलग सेंटेंस। आर्ग्यूमेंट्स आर अनडिनाइबली जर्मेन, तो कह रहे हैं ये अनडिनाइबली जर्मेन है, जो भी ये गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि हाँ इससे कमज़ोर तो हो जाएगा, इससे मुकरा नहीं जा सकता। अनडिनाइबली का मतलब ये ट्रू है। और जर्मेन क्या होता है? जर्मेन का मतलब रीजनेबल, मीनिंगफुल, कोई भी स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल रीजनेबल है, इसे नकारा नहीं जा सकता, अनडिनाइबली है, ये सच है, ठीक है। इन अ वे डैट इज सर्टेनली ट्रू, ये सच है बिल्कुल, ठीक है। हाँ नुकसान तो होगा, क्यों होगा भाई? द फैक्ट, जो ये फैक्ट है, डेट द पेंडेमिक हैज़ प्रूव्ड, ये पेंडेमिक प्रूव हो चुका है क्या? टू बी एन अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर, अनोखा डिजास्टर, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनोखा, डेट नेवर हैव सीन बिफोर, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो। इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ एंड इकोनॉमी कॉस्ट, किस टर्म में? इतनी ज़्यादा इसमें हेल्थ और इकोनॉमी की कॉस्ट आ रही है। इट हैज़ इम्पोज, जो भी इम्पोज मतलब थोपी गई है, इम्पोज का मतलब वही चार्ज, क्या थो हर एक पे थोपा गया, हर एक पे मतलब लागू हुआ है। इट हैज़ इम्पोज, लेविड हुआ है, लेविड का मतलब इम्पोज का मतलब सबको भुगतना पड़ा है, हर सोसाइटी के सेक्शंस पर, मतलब हर तरह के तबके पर ये मार आई है, इकोनॉमिक और हेल्थ वाइज। एंड द, लोगों की हेल्थ भी ख़राब हुई, पैसा भी गया। एंड द इकोनॉमी ought टू हैव, sections of society, and the economy ought to have evoked a more holistic and expensive fiscal response from the government। तो कह रहे हैं in terms of it has imposed on all sections and the economy ought to have evoked a more holistic and expensive fiscal response from the government। कह रहे हैं ये जो इकोनमी है ought to have V3, ought to have V3 का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ठीक है। होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ यू ought टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी पर करी नहीं। अगर ought टू के बाद V1 लगाते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर की बात, हैव V3 लगाते पीछे चले जाता, हम हो गया जो होना था। तो कह रहे हैं इवोक का मतलब क्या होता है? एक तो इवोक का मतलब होता है कुछ आपको याद आना, आपने स्मेल किया किसी चीज़ को, आपको मेमोरीज आ गई एकदम से माइंड की, अपने स्कूल टाइम की। एक इवोक का मतलब इन्वोक भी होता है, ब्रिंग इन टू इफेक्ट, ब्रिंग इन टू माइंड। तो कह रहे हैं इकोनॉमी को एक तरह से, किस तरह से मतलब इफेक्ट में लाना था, एक मोर होलिस्टिक एंड एक्सपेंसिव फिजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलना चाहिए था इकोनॉमी को, जो कि नहीं मिल पाया। मोर होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है नॉट इन पार्ट्स, होल मतलब जिसमें सारा आ जाए। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब कवरिंग अ लार्ज एरिया, जिसमें सब आ जाए, जनरली मतलब नॉट स्पेसिफिक, सब आ जाए। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, विस्तृत मतलब सब आ जाए इसमें, कंसीडर्ड एज अ होल रादर देन पार्ट्स। होलिस्टिक का मीनिंग ये होता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कवरिंग लार्ज एरिया। तो जो भी गवर्नमेंट ने फिजिकल रिस्पॉन्स, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आया, फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब जो भी पॉलिसी फाइनेंस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बनाई है, ये ज़्यादा होलिस्टिक हो सकती थी, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच सामने आ सकती थी, ब्रिंग अबाउट इन माइंड आ सकती थी, पर आई नहीं। वास्ट, वास्ट मतलब, वास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। वास्ट सेक्शंस, जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं, जो स्मॉल, छोटे मोटे, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज, संगठित और असंगठित। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर, किसान, मजदूर, डेली का पैसा आया खर्च दिया। फॉर्मल का मतलब छोटे छोटे जिनकी सैलरी है, ठीक है, फिक्स सैलरी है, मंथ में इतना काम करना है आपको, 9 to 5 की जॉब करनी है, संगठित हो गया थोड़ा, ठीक है। एज वेल एज लोअर इनकम हाउस होल्ड, और जिनकी भी कम इनकम है, आर वास्ट सेक्शन, बहुत ज़्यादा इन पे प्रभावित हुए हैं। आर सैडल्ड विद, सैडल्ड का मतलब क्या होता है? सैडल्ड विद का मतलब बर्डन, बर्डन विद डेप्ट डेट दे आर सर्टेनली बाउंड टू स्ट्रगल टू सर्विस इन द एब्सेंस ऑफ सम डायरेक्ट क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज्म। ढंग से पढ़िएगा इस सारी चीज़ को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो सेक्शन है, बहुत ज़्यादा पार्ट हैं, कैटेगरी हैं। कौन कौन से लोग? स्मॉल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लोअर इनकम के जो घर हैं, उनको क्या कहते हैं? बर्डन आ गया कर्ज का। डेट दे आर सर्टेनली, और वो निश्चित है। बाउंड टू मतलब, बाउंड टू का मतलब डिटरमाइंड टू, डिस्टाइन टू, उनकी किस्मत में है, बाध्य हैं कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा टू सर्विस। अब यहाँ सर्विस वर्ब है, कहीं से नाउन समझ लो, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे टू सर्विस। सर्विस के कई मीनिंग होते हैं। बाइक की सर्विस करवा लो, कोई भी कंपनी है आपको कोई चीज़ नहीं बेच रही, जैसे कोई मोबाइल, लैपटॉप, फिजिकल चीज़ नहीं मिल रही, बस आपको सर्विस दे रही है। जैसे डॉक्टर हो गए, सर्विस दे रहे हैं, टीचर हो गए, सर्विस दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं बेच रहे, ठीक है, मतलब कोई सेवाएँ दे रहे हैं, हम लोग गुड्स नहीं दे रहे, आपको कोई सामान नहीं दे रहे। पर किराने से आप कोई दुकान सामान लाते हो, वो सर्विस नहीं है, वो सामान आया आपका, और फिजिकली सामान आया कोई फिजिकल रूप से, ठीक है। तो कह रहे हैं
पर वो भी सर्विस का, पर सर्विस का एक और मीनिंग सीख लो। सर्विस का मतलब होता है टू मेक पेमेंट, टू बैक, अडेप्ट। कोई आपने कर्ज लिया था उसे वापस करो, उसे भी सर्विस कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये तो निश्चित है, बाधित है, बाध्य है इस चीज़ के लिए कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी पेमेंट देने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ सम डायरेक्ट क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज्म। किसके एब्सेंस में? डायरेक्ट क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज्म, कि उन्हें जब तक कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं डाल दिए जाएंगे, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं ला। क्या होता है मैकेनिज्म? वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज़ प्लान्ड, कोई चीज़ करने का तरीका मैकेनिज्म होता है। गाड़ी वगैरह में जो पार्ट्स होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, वो भी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो कोई तरीका, जब तक उन्हें डायरेक्ट कोई क्रेडिट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उनके खाते में कुछ पैसे नहीं डाले जाएंगे, वो तो मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें पैसे को वापस देने के लिए, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली है, निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। सो द कोर्ट्स रूलिंग, जो ये कोर्ट की रूलिंग आई है, मतलब कोर्ट का क्या कह रहे हैं, ये जो फैसला आया है, नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, के बावजूद, कोर्ट के इस फैसले के बावजूद भी, इट बिहोव्स, एक तो होता है बिहेव, बिहेव करना, ठीक है, तरीक व्यवहार। एक बिहोव्स का मतलब होता है किसी की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग। तो ये कह रहे हैं कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, इसके बावजूद भी इट बिहोव्स पॉलिसी मेकर्स, ये सारी चीज़ें पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू अर्जेंटली, बड़े ज़रूरी तरीके से सामने आए, कम अप अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर, कुछ फ्यूचर में होना, विद मेजर्स, कुछ उपाय लाएं, टू हेल्प, जिससे हेल्प हो सके, मिटिगेट, ये जो कम करना, ये जो क्राइसिस है इसका प्रभाव कम हो जाए, बिफोर लैंडर्स, किसके सामने, क्या कहते हैं, इसका जो कोई पॉलिसी जल्दी से जल्दी सामने लाए ताकि इस ये जो क्राइसिस है, ये मुसीबत है, ये कम हो सके, हेल्प मिले इस चीज़ से, बिफोर, किससे पहले, इससे पहले, बिफोर मतलब पहले, और बिफोर के जो बात होती है वो बात बाद में लिखी जाती है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था तो पेशेंट, डॉक्टर बाद में आया ना, तो डॉक्टर वाली लाइन इधर लिखी जाती है, तो बिफोर के बाद वाली लाइन बाद में होती है। कह रहे हैं क्राइसिस को पहले ही कम कर दो, इससे पहले, किससे पहले, कि लैंडर डिल्यूज्ड विद मोर डिफ़ॉल्ट्स, कि वो जो उधार देने वाले हैं वो और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा, और ज़्यादा पेमेंट में डिल्यूज, और डिल्यूज का मतलब एक तो होता है फ्लड से रिलेटेड, बह जाना। एक डिल्यूज का मतलब होता है टू सेंड ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ समथिंग, किसी के पास एकदम से बहुत सारी आपने एप्लीकेशन पहुंचा दी, भाई साइन करो, दे वर डिल्यूज विद लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब। तो कह रहे हैं अगर वो इससे पहले आप कोई ले आओ पॉलिसी जिससे क्राइसिस क्या हो जाए, कम हो जाए, इससे पहले जो लैंडर्स हैं वो और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट से, मतलब उनके सामने डिफ़ॉल्ट के ये जो केस हैं और ज़्यादा सामने आ जाएं, भर जाएं वो, ठीक है, इससे पहले कोई पॉलिसी ले आओ। ये इस आर्टिकल में कहा गया था। एक एक लाइन को मैंने आपको ढंग से समझाने की कोशिश की है ताकि आप कुछ और ना रीड करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों तक सही नॉलेज पड़े। वो कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी गलत, सर्विस का मीनिंग जो यूज़ है वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सही नॉलेज लोगों तक पहुंच सके और वो आर्टिकल का मदद सबको मिल सके, ठीक है बच्चों। तो ये आप उसको सब तक पहुंचाने, शेयर करने, ताकि हम डेली आपके लिए ला सकें। थैंक यू।